बच्चों, आज हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ये शिक्षण विधियाँ जो हमारे 8 साल की से रेट में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं एसएसटी में, उसमें बहुत काम आने वाली हैं। इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें 2 शब्द मेन काम में लिए गए हैं। एक लक्ष्य है, दूसरा है उद्देश्य। भारत में लक्ष्य और उद्देश्यों को एक ही माना जाता था। एक समय था कि भारत में लक्ष्य और उद्देश्य शब्द एक जैसे काम में लेते थे, किंतु 1967 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से संबंधित वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावलियों के स्थायी आयोगों में विभिन्न विषयों के लिए एक शब्दावली प्रस्तुत की। संविधान के भाग 2 में लक्ष्य के लिए एम या गुड शब्द काम में लिया गया। AIMM या गुड, GOOD, गुड शब्द काम में लिया गया तथा उद्देश्य के लिए भाग 4 में ऑब्जेक्टिव शब्द काम में लिया गया। अतः इसी समय 1967 में ही भारत में लक्ष्य और उद्देश्यों को अलग-अलग माना गया। ठीक है, तो लक्ष्य साध्य होता है। थोड़ा उद्देश्य के बारे में भी देख लेते हैं। उद्देश्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत 1918 में अमेरिका के बोवित को माना जाता है। कौन है अमेरिका के बोवित और सन कौन सा है? 1918। उद्देश्य का जनक बोवित माना जाता है और बोवित के अनुसार उद्देश्य वह साधन है जिनके माध्यम से विद्यार्थी या शिक्षार्थी पाठ्यक्रम रूपी मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अतः अध्यापन के क्षेत्र में उद्देश्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। BD भाटिया के अनुसार लक्ष्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं होता। अतः शिक्षार्थी उस पतवार में ही उस नौका के समान है जो समुद्र की लहरों में थपेड़ों से किनारे पहुंचते हैं। उद्देश्य साधन होते हैं। बच्चों, अब हम उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर करते हुए इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्य जो होता है साध्य होता है। साध्य वो होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे यदि आप अभी रिट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका लक्ष्य है रिट का एग्ज़ाम फाइट करना, है ना? जबकि उसे पाने के लिए हम क्या है उद्देश्य साधन होते हैं। तो साधन को काम में कैसे लेंगे कि डेली के 8 या 9 घंटे जो हम पढ़ाई को देंगे रोज के और अपने टॉपिक तैयार करेंगे पढ़ के याद कर के, वो उद्देश्य होंगे। एक एक टॉपिक को तैयार कर देना कि आज इतना टॉपिक किया या 2 दिन में या 3 दिन में हमने इतना टॉपिक तैयार कर लिया। इस तरह से हम पूरा सिलेबस कर पाते हैं और जो हमारा टारगेट होता है कि रिट एग्ज़ाम को फाइट करना, तो वो हमारा लक्ष्य होता है। जो छोटे-छोटे उद्देश्य यानी कि जो डेली में हम करते हैं या 2-5 दिन के अंदर टारगेट बना के जो करते हैं, ये छोटे-छोटे उद्देश्य होते हैं और मेन लक्ष्य होता है रिट एग्ज़ाम को फाइट करना, उसका एग्ज़ाम निकालना। ठीक है? तो लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हमने रिट का एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? हमारा सिलेबस जिसे हम टुकड़ों में पढ़ते हैं, तैयार करते हैं और अपना समय देते हैं। लक्ष्य व्यापक होते हैं तथा इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। लक्ष्य व्यापक इसलिए होते हैं कि यदि हमने एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जैसे हमने रिट का एग्ज़ाम फाइट कर लिया और हम टीचर बन गए, तो हम सोचेंगे कि यदि हम अभी 3rd ग्रेड टीचर हैं, तो हम 2nd ग्रेड की तैयारी करें। तो हमने अपना लक्ष्य कैसा बना लिया? दूसरा बना लिया। हम एक एक मुकाम प्राप्त हो गया तो नए मुकाम की तैयारी पे लग जाते हैं, है ना? उद्देश्यों का क्षेत्र सीमित होता है तथा इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। लक्ष्य आदर्शवादी होते हैं तथा ये जरूरी नहीं कि इन्हें प्राप्त किए ही जा सके। भाई लक्ष्य ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम बड़े सोचते तो है कि हमें ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि हर कोई उतना प्रयास नहीं कर पाता है कि उसे वो अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाए। ठीक है? लक्ष्य सामान्यतः परिवर्तित नहीं होते हैं। हमारा एक ही टारगेट होता है किसी मंजिल तक पहुँचना,
तो वो एक ही होता है, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। उद्देश्य व्यवहारिक होते हैं तथा उद्देश्य अवश्य प्राप्त होते हैं। उद्देश्य छोटे-छोटे होते हैं, जैसे हमने सोचा कि आज हम 8 घंटे पढ़ेंगे, आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे, आज हम इतना इतना टॉपिक तैयार करेंगे, है ना? तो ये व्यवहारिक होते हैं और अवश्य धीरे-धीरे प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्यों का मूल्यांकन संभव नहीं है, जबकि उद्देश्यों का मूल्यांकन संभव है। लक्ष्य का संबंध शिक्षा से है और उद्देश्य का संबंध सिलेबस से है, जुड़ा होता है। और लक्ष्य पाठ्यचर्या से, कुरिकुलम से जुड़ा होता है। लक्ष्यों को परिभाषित करना कठिन कार्य है और उद्देश्यों को परिभाषित करना सामान्य कार्य है। लक्ष्य का संबंध इकाई से, लक्ष्य एक होता है और उद्देश्य का संबंध बहुसंख्य होता है। हमें कितने ही अलग-अलग बिंदुओं को पार करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना पड़ता है, इसलिए उद्देश्य बहुसंख्य होता है। लक्ष्य की प्राप्ति उद्देश्यों के माध्यम से होती है और उद्देश्य लक्ष्य में समाहित है। में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें छोटे-छोटे उद्देश्य बनाने पड़ेंगे, उनको पार करना होगा, है ना? और उद्देश्य लक्ष्य में समाहित है। तो छोटे-छोटे जब उद्देश्यों की सीढ़ियाँ हम प्राप्त कर लेंगे, तो हमें लक्ष्य भी मिल जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण। कक्षा 1 से 5 उस समय सामाजिक शिक्षण चलता है पर्यावरण अध्ययन के रूप में। पहला है बालकों में विषय के प्रति जिज्ञासा व चेतना उत्पन्न करना। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के प्रति मन में हम जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। जैसे हमने उन्हें बताया कि ये पानी है ना? 2 तरह के पानी रखे सामने कि ये पानी है। फिर उसी पानी को हमने एक बाउल में किसी में लिया और उसको गर्म किया। फिर उसे बताया कि ये ठंडा पानी है या ये गर्म पानी है। तो उसे इस तरह की जानकारी दी। तो उससे उसे ये भी बताया साथ में कि इनसे क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसान हैं। इसके अलावा हमने पर्यावरण संबंधी जानकारी दी बालकों को। जैसे हम सर्दी के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं, तो बच्चे बताएँगे ऊनी के। ऊनी क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि बाहर के पर्यावरण से संपर्क में रह सकें या पर्यावरण का सामना कर सकें। दूसरा टॉपिक है प्रकृति का अवलोकन करने की क्षमता विकसित करना। बच्चे देखते हैं कि है ना मिट्टी में खेलना, धूप में जाना और घर में कैसा एटमॉस्फेयर है, स्कूल में कैसा वातावरण है, सब जगह कई पेड़-पौधों के नीचे कैसा महसूस होता है। तो ये अलग-अलग बातें हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से देखा जाता है कि कभी हवा चल रही है तेज, कहीं पानी का बहाव है, तो कहीं कुछ और है। तो इन सब का प्रकृति का अवलोकन करने की क्षमता बालक में धीरे-धीरे विकसित होती है और उनकी बुक में कुछ इस तरह के चैप्टर आते हैं, इस तरह की कहानियाँ आती है पर्यावरण अध्ययन में, जिससे उनको इसमें किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। बच्चों के मन में पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि ये जो जल है इसका फ़ॉर्मूला क्या है H2O, है ना? तो बालक समझते हैं कि कुछ H2O कोई ऐसा वो पदार्थ है जिससे ये पानी बन रहा है। ठीक है? अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचारों को छोड़कर जागृति का संचार करना। यदि बालक साइंस पर्यावरण अध्ययन के अंदर सामाजिक और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस सबके चैप्टर पढ़ता है उसमें पर्यावरण अध्ययन में। तो उन सब की उसमें कहानी के माध्यम से बालक के आसपास के वातावरण में जो अंधविश्वास फैला हुआ है या रूढ़िवादी विचार फैले हुए हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जाता है। ऐतिहासिक स्मारकों का महत्व समझाना। हिस्ट्री का एक चैप्टर उसमें डाल दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि बच्चों ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के फ़ोटो के नीचे कुतुब मीनार लिखा होता है, उसके बारे में ये कब बना था, कौन से राजा ने बनवाया था कि और इसमें इसका क्या महत्व है, इस तरह की जानकारी इसमें होती है। मानचित्र, रेखाचित्र, सूचना व समय सारणी आदि का ज्ञान देना।
बालक की बुक पर मानचित्र बना होता है भारत भारत का, और उसमें प्रस्तावना लिखी थी होती है, हम भारत के लोग। ठीक है? तो वो पूरी प्रस्तावना में उसमें देखता है कि जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें अपने देश का चित्र है। रेखा चित्र बने होते हैं उसमें, रेखा चित्र बनाए जाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, या हमारे यहाँ अन्न धन वगैरह कितना मात्रा में पाया जाता है, या अन्य सूचनाओं के लिए रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। और समय सारणी बनी होती है, तो इस तरह का ज्ञान उसकी बुक में उसे मिलता है। अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराना। छोटी-छोटी कक्षाओं में ये लिखा होता है, 1 1 टू 5 तक की कक्षाओं में, कि पर्यावरण अध्ययन की बुक में लिखा होता है कि हमारे यहाँ पे भारत में विविधता में एकता है। तो हमारे आसाम में जाएँगे तो किस तरह के पहनावा होगा, कैसा कल्चर होगा, कैसा नृत्य होगा, कैसा संगीत होगा। राजस्थान में आएँगे तो कैसा होगा, नागालैंड जाएँगे तो कैसा होगा, और जम्मू कश्मीर जाएँगे तो कैसा होगा। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ उसमें आ जाती है, तो सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान बच्चों को कराया जाता है। मानव अधिकारों और कर्तव्य का ज्ञान कराना। मूल कर्तव्य के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानव के अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता है। छात्रों में प्राकृतिक सामाजिक परिवेश का वर्गीकरण परीक्षण करने की योग्यता विकसित करना। जब बालक पहली कक्षा से लेकर चौथी या 5वीं तक आता है, तो सामाजिक परिवेश में वो देखता है अपने आसपास के परिवेश में कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह से अभिवादन करते हैं, किस तरह से रहते हैं, कैसा उनका आपस में व्यवहार है, समाज में कैसा आना-जाना है, कौन किसका क्या रिश्तेदार है, छोटी-छोटी बातों को वो जानने लग जाता है। अब देखेंगे हम माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण के उद्देश्य। इसमें पहला लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना। जब बालक माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है तो उसको एसएसटी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में दिया जाता है, और वहाँ पर पॉलिटिकल की एक बुक उसके अलग से चलती है, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन की। तो जब लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना, तो उसको पॉलिटिकल की बुक के माध्यम से ये पता चलता है उसे कि हमारा देश है कि विश्व में कौन से नंबर पे कब लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे इससे क्या फायदा हुआ, लोग कितने जागरूक हुए, कितना अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, इस तरह की बातें उसे उसमें बुक में मिल जाती है। राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास करना। इसमें हमारे देशभक्तों के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी आदि कई देशभक्तों के ने जो कार्य किए हैं हमारे देश के लिए, उनके बारे में इनकी जानकारियाँ हमें बुक्स में मिलती है, जिन्हें बच्चे पढ़ते हैं और उनके मन में अपने देश के प्रति भावनाएँ जागृत होती है। परस्पर निर्भरता तथा समन्वय की भावना विकसित करना। इसमें बुक्स बुक्स में ये जो छोटी-छोटी कहानियाँ वर्क कार्यकलाप या उसके माध्यम से छोटी-छोटी कहानियाँ आती है, उसमें लिखा बताया जाता है कि हम भारत के लोग एक-दूसरे को एक-दूसरे के दुःख या सुख में किस तरह से काम आते हैं, कैसे एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, और कैसे हम आगे एक कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा व स्वतंत्रता की रक्षा करना। इसमें हमें पता चलता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन सब के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो क्या-क्या कर्तव्य हैं, हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, उसकी कौन-सी धरोहर को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। विश्व बंधुत्व व अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। जब हम इन बुक्स में देखते हैं, तो हमें सभी तरह की जानकारियाँ मिलती है, पूरे विश्व के बारे में जानकारी मिलती है, और जिससे हमारा उनके प्रति भी अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। राष्ट्र के प्रशासनिक स्वरूप को पहचानना। हम देखते हैं कि है ना, जो हमारे बुक्स होती है इसमें पॉलिटिकल की प्रशासनिक स्वरूप बताते हैं, उसमें हर फ्रांस का कैसा था, हिस्ट्री में बताते हैं कि फ्रांस का कैसा है, या जर्मनी का कैसा है, या पोलैंड का कैसा है,
इस तरह से अलग-अलग जगह के प्रशासनिक स्वरूप के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। तो और हमारे देश के प्रशासनिक स्वरूप के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं कि कब हमारा संविधान लागू हुआ, कब उस कब किसने कितने दिन में इसको तैयार किया और इसको कितने मन से लोगों ने अपनाया। तो सारी-सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं और हमारे मन में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो भावनाएँ विकसित होती है और इसका जो प्रशासनिक ढाँचा है, जो कि किस तरह से कौन-कौन से पद पे लोग रहकर इस देश की जो नियम कानून है, परंपराएँ हैं, हमारे देश की जो विविधता में एकता है, इन सब बातों को कैसे लागू करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे इसका नियम का पालन करते हैं। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले है मुदालिया आयोग द्वारा संपूर्ण व सर्वोत्तम पाठ्यक्रम तुल्य है, जब तक उसके लिए उच्चतम शिक्षण विधियाँ तथा कुशल शिक्षक पर जोर दिया जाता है। वेस्ले के अनुसार शिक्षण में विधि शब्द का प्रयोग शिक्षक की उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिसके फलस्वरूप छात्र सीखता है। प्रमुख शिक्षण विधियां हैं परंपरागत विधियां, जिसमें है पाठ्य पुस्तक विधि। दूसरा है शिक्षक केंद्रित विधियां, जिसमें है व्याख्यान और कहानी विधि। तीसरा है छात्र केंद्रित विधियां, जिसमें है प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, समाज मिति विधि, निरीक्षण अवलोकन विधि, पर्यटन भ्रमण विधि, प्रादेशिक विधि, स्रोत संदर्भ विधि। सबसे पहले हम ध्यान देंगे पाठ्य पुस्तक विधि पर। इसके गुण। इस विधि में शिक्षण का आधार पुस्तक होती है। जैसा नाम से स्पष्ट है पाठ्य पुस्तक विधि, तो पुस्तक इसका आधार भी क्या है? पुस्तक, जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण करवाता है। तो यदि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में यदि कोई कन्वर्सेशन होती है, कोई बातचीत होती है, कोई मुद्दा होना चाहिए, निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो वो उसका माध्यम क्या है? पाठ्य पुस्तक, जिसके माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्रिया होती है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होती है, क्योंकि हमारी पुस्तक में जो पाठ दिए गए होते हैं, चैप्टर दिए गए होते हैं, वो क्रमबद्ध रूप से होते हैं, व्यवस्थित होते हैं कि कौन सा चैप्टर पहले लेना चाहिए, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, कि सबसे पहले ईजी लें या उसके बाद हार्ड लें, या किस तरह से लास्ट के चैप्टर तक पहुँचें, और बालकों को किस प्रकार की इससे समझ उत्पन्न होगी। ये बात ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान उसमें दिया जाता है। क्रियात्मक पक्ष की अपेक्षा सैद्धांतिक पक्ष में जोर दिया जाता है। इसमें काम को करने की अपेक्षा उसे समझाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज्ञान का प्रामाणिक माध्यम होता है, क्योंकि इतने वर्षों से यही प्रक्रिया चलती आ रही है कि एक पुस्तक ही है जो एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान का प्रसार करती है। टीचर से स्टूडेंट के बीच में इस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया कोई बात, तो पुस्तक में क्या लिख रहा है वो टीचर उसे समझाने का काम करता है। तो ज्ञान का प्रामाणिक माध्यम है, एक प्रामाणिक होती है कि जो लिखा हुआ है वो फैक्ट है और वो सत्य है, वही चीज़ उसमें लिखी होती है, कोई कल्पनातीत बातें उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो वो प्रामाणिक माध्यम होता है। छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। बालकों को टीचर होते हैं जो बालकों को देते हैं, वर्क देते हैं कि आप पढ़ के स्वयं पढ़ें इसे, तो उससे बालक पुस्तक से पढ़ना सीखता है। इसमें दोष ये है कि ये रटने पर बल देती है। पहला, क्योंकि बालक क्वेश्चन के आंसर करेगा तो क्या करेगा? उन क्वेश्चंस को रटना स्टार्ट कर देगा। करके सीखना सिद्धांत की पालना नहीं होती है। यदि हर उसमें करके सीखना का होता ही नहीं, सिद्धांतिक ज्ञान मिलता है, करके सीखना का कुछ हुआ ही नहीं। टीचर्स ने समझाया, बालक ने समझा, कॉपी में उतार लिया। पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षण को सूक्ष्म एवं निरस बनाती है। दूसरा है व्याख्यान विधि या भाषण विधि। इसके जनक है सीवी वुड। और रिस्क जो महोदय है वो क्या कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों अथवा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले उसे समझे। ठीक है, जब व्यक्ति व्याख्यान देता है तो वही चाहता है कि जो वो बात कह रहा है, जो सिद्धांतों और तथ्यों के माध्यम से जो बात बताना चाह रहा है, वो उसको जो सुन रहे हैं वो लोग, वो उसको ठीक प्रकार
समझे, जैसा वो बताना चाहता है वैसे ही उसे समझे। इसका गुण ये है कि ये सरल और व्यापक है, क्योंकि आसानी से हो सकता है कि एक व्यक्ति बोल रहा हो, बाकी सब सुन रहे हो, तो ये और स्पष्ट करके सुना रहा हो, समझा रहा हो, तो ये एक विधि सरल और व्यापक है। एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण कराया जा सकता है। क्या होता है इसमें? एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण कराया जाता है। ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कम समय में अधिक सूचनाएं दी जा सकती है। शिक्षक सदैव सक्रिय रहता है। इसमें शिक्षक हमेशा सक्रिय रहेगा, बाकी स्टूडेंट रहेंगे वो ध्यान से सुनेंगे। शिक्षक विचारधारा के प्रभाव में बहुत सी नई-नई बातें बता देते हैं। कितनी बार शिक्षक जब किसी टॉपिक को लेके पढ़ाना शुरू करते हैं, व्याख्यान देना लगते हैं, तो उसमें कुछ नई-नई बातें भी उनको दिमाग में आती है, तो वो भी बता देते हैं। व्याख्यान के द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को अपने हाव-भाव तथा आचरण से स्पष्ट करता है। जब अध्यापक वहीं मौजूद होता है, शिक्षक स्टूडेंट उसके सामने मौजूद होते हैं, तो वो देखते हैं अपने टीचर्स के हाव-भाव देखते हैं या अपने आचरण से, अपने व्यवहार से वो अपने को स्पष्ट करता है। छात्र व्याख्यान को शांतिपूर्वक सुनते हैं, जिससे श्रवण कौशल का विकास होता है। इसके जो दोष हैं वो ये हैं कि कई छात्र तो निष्क्रिय बैठे रहते हैं, चुपचाप सुनते रहेंगे और ध्यान कहीं और होगा, है ना? तो इस प्रकार क्या होगा कि टीचर्स तो सक्रिय है, लेकिन कुछ छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटे बच्चों को यदि व्याख्यान दिया जाएगा तो वो बच्चे बोर हो जाएँगे और कई कुछ न कुछ खेलने में लग जाएँगे। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि करके सीखना व अनुभव द्वारा सीखना सिद्धांत की अवहेलना करती है। इसमें क्या है कि कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, सिर्फ़ छात्र को सुनना होता है और शिक्षक को कहना होता है। तो ये ना तो करके सीखना हो रहा है और ना ही अनुभव द्वारा सीखना हो रहा है। इस विधि का प्रयोग दक्ष अध्यापक ही करते हैं, जो बोलने में परफेक्ट हो, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह सकते हो, वही अध्यापक इसको करते हैं। अकुशल अध्यापकों की कक्षा में यह विधि अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न कर देती है। जहाँ यदि अध्यापक कुशल नहीं हो और ज़्यादा देर तक वो बोल नहीं पाता हो, किसी विषय के बारे में समझा नहीं पाता हो, तो वहाँ अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। निम्न बौद्धिक स्तर तथा पिछड़े छात्रों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। जो बालक निम्न बौद्धिक स्तर रखते हैं और पिछड़े छात्र हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो इसमें जो टॉपिक चल रहा हो, कुछ समझा रहे हो अध्यापक, तो वो इसको नहीं समझ पाएँगे, और उनके लिए ये उपयोगी नहीं है। अगली है कहानी कथन विधि। इसके गुण। इस विधि में अध्यापक सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जैसे किसी राजा की कहानी बतानी हो, तो उसके माता कौन थी, उसके पिताजी कौन था, उसका साम्राज्य कैसा था, उस पे ज़मीन जायदाद कितनी थी, या कितने शहरों का या कितनी राजधानियों का वो मालिक था। तो इस तरह की बातें कहानी के माध्यम, फिर उसने किससे युद्ध किया, फिर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इस तरह की बातें हम कहानी के माध्यम से बता सकते हैं। कहानी का अभिप्राय बच्चों की भावनाओं तथा समय को स्पर्श कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करना है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने राजा की कहानी बता दी, तो और बातों पे ध्यान नहीं दिया। हमारा साथ के साथ ये उद्देश्य होता है कि हम बालकों को ये बताएं कि देखो, उस राजा ने यहाँ पे ये बहुत भला काम किया था और उससे उसकी प्रसिद्धि हुई, तो हमें भी अपने जीवन में अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए। कहानी कथन विधि केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। मनोविज्ञान के अनुसार कहानियां बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। स्तर यानी कि बालकों की जो कक्षा का स्तर है, उनकी उम्र का जो स्तर है, उसके अनुसार कहानी होना कंपलसरी है। नोट: प्राथमिक स्तर पर छात्रों को आश्चर्यजनक, काल्पनिक और पशु पक्षी से संबंधित कहानियां सुनानी चाहिए। जैसे बालवीर की कहानी हुई, और विक्रम बेताल की कहानी हुई, पंचतंत्र की कहानियाँ हुई, और इसके अलावा शक्तिमान की कहानी हुई। तो बालकों को हम बता सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जहाँ ये थोड़ी बहुत काल्पनिक होती है, उसके साथ ही ये शिक्षाप्रद भी होती हैं। कहानी में ध्यान रखने योग्य बिंदु। कहानी सरल, रोचक व स्पष्ट होनी चाहिए। सरल, रोचक व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बालक उसे समझ सके और उसमें रुचि ले सके।
कहानी बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। यदि हम 5वीं तक के बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, तो हमारी कहानी का स्तर भी वैसा ही होना चाहिए। यदि हम 10वीं तक के बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, तो हमारी कहानी का स्तर भी वैसा ही होना चाहिए। कहानी सुनाते समय अध्यापक के चेहरे पर भाव, आवाज में ओज व उतार-चढ़ाव होना चाहिए। कहानी का अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए। कहानी कल्पनाशील होने के साथ-साथ सत्यता पर आधारित भी होनी चाहिए। अगला है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि को प्रायोजना या योजना विधि भी कहते हैं। इसके जनक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। यह विधि जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर पूरा किया जा सकता है। स्टीवेंसन के अनुसार योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जा सकता है। प्रोजेक्ट विधि के चरण। परिस्थिति उत्पन्न करना। सबसे पहले तो हमें परिस्थिति पता होनी चाहिए कि हमारे सामने क्या परिस्थिति है। फिर योजना का चयन करना। फिर एक प्लानिंग योजना का चयन करना कि हमें क्या जैसे हमारे सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है, परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसके हिसाब से क्या प्लानिंग करना है। प्लानिंग योजना का कार्यक्रम बनाना, फिर उसका निश्चित कार्यक्रम बनाना कि हमें इतने दिनों में इतना टारगेट पूरा करना है, उस गली मोहल्ले में जाना है, या इन लोगों से मिलना है, या ये सामग्री जुटानी है, और कितने दिन में कितना कार्य करके रखना है। योजना का क्रियान्वयन करना। अब जब हमने कार्यक्रम बना ही लिया, तो उसकी क्रियान्विति भी आवश्यक है, तभी योजना हमारी आगे बढ़ेगी। मूल्यांकन करना। फिर जब हमने क्रियान्वयन कर लिया, उसे लागू कर दिया, उसे करके देख लिया, उसके सब कुछ तैयारी हो गई, तो उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये कितने प्रतिशत हमारे लिए उपयोगी रहा है। लेखा-जोखा तैयार करना। तो लेखा-जोखा तैयार करना कि जो भी काम किया है, उसका पूरे का लेखा-जोखा एक-एक डिटेल हमारे पास पूरा रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। इसके गुण। करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। विद्यार्थी स्वयं यदि जैसे साक्षरता को ही लें, किसी गाँव में यदि साक्षरता का उस पे करना हो, तो विद्यार्थी जाएँगे, सिखाएँगे। जो निरक्षर प्राणी हैं उनको साक्षर करेंगे, तो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होगी। एक मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। तो ये बच्चों की साइकोलॉजी पर आधारित है। छात्रों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। यदि बालकों ने कुछ करके दिखा दिया, तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा और कुछ बोलने और समझने की क्षमता और आपस में भाईचारे के साथ जो काम होगा, इसलिए इसको प्रजातांत्रिक गुण का विकास होना भी बताते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है, क्योंकि मैं इसमें एक बच्चा इस काम को नहीं कर पाएगा, ज़्यादा बच्चे करेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, सभी तरह के विचार, सभी तरह की बातें इसमें शामिल होगी। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होगा। मिलजुल कर काम करेंगे, समाज के संपर्क में रहेंगे, दोस्तों के संपर्क में रहेंगे, तो सामाजिक गुणों का विकास अवश्यंभावी है। गृह कार्य देने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। नेतृत्व की भावना का विकास होता है। भाई कोई न कोई व्यक्ति ग्रुप में ऐसा होता है जो इसमें लीडरशिप करता है कि हाँ, ये काम ऐसे करना है, ऐसे मिलना है, इतनी बजे मिलना है, वहाँ जाएँगे, वहाँ से रिपोर्ट लेंगे, ये काम तैयार करेंगे। इस तरह से कोई न कोई नेतृत्व इसमें अवश्य करता है। इस विधि में छात्र समाज, गृह, विद्यालय आदि से संबंधित अनुभव प्राप्त करता है। इसमें क्या बालक को सबके संपर्क में आना होता है, समाज के में, घर परिवार वालों के में, विद्यालय से, अपने शिक्षक से, सबसे अनुभव इकट्ठे करता है। यह विधि समवाय के सिद्धांत पर आधारित है, अतः प्रोजेक्ट निर्माण के लिए अनेक विषय सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। हमें यदि एक ही विषय पे प्रोजेक्ट तैयार करना हो, तब भी हम अनेक विषय सामग्रियों का अध्ययन उसमें करेंगे कि उस समय पर्यावरण कैसा था, उसकी हालात कैसे थे, कितना ज्ञान था, कितना नहीं था, लोगों का कल्चर कैसा था, तो ये सारी बातें उसमें इकट्ठी होगी। तो ये अनेक विषय सामग्रियों का एक साथ इसमें अध्ययन हो जाता है। इसके दोष ये है कि ये खर्चीली विधि है। भई
हर इतनी वो करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए कागज़ का भी खर्च होगा, पेन का भी खर्च होगा, कहीं जाएँगे तो व्हीकल की आवश्यकता, पेट्रोल की आवश्यकता होगी, समय की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन इस विधि से संभव नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ इस विधि के माध्यम से नहीं पढ़ाई जा सकती। इसके द्वारा पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण नहीं किया जा सकता। यदि एक-एक टॉपिक के लिए हम 10-10 दिन या 1-1 महीने तक लगे रहे उसे पूर्ण करने में, तो हमारा पाठ्यक्रम पीछे रह जाएगा। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बालक इसको करके समझ नहीं पाएँगे। इतना लंबा प्रोसेस होता है। अगला है समस्या समाधान विधि। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है सुकरात एंड सेंट थॉमस। जॉनसन के अनुसार मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है। क्या है? मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है। सीवी वुड के अनुसार समस्या समाधान पद्धति निर्देशक की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान आवश्यक है। मतलब इसमें वही टॉपिक लिए जाएं जिसको जो चुनौतीपूर्ण हो और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हो, और उनको जिनका कुछ हल निकालना अत्यावश्यक भी हो, कि इनका हल निकलने से, समाधान निकलने से कुछ न कुछ बदलाव अवश्य होगा। इसका जो गुण है वो है छात्र भावी जीवन की समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं। बालकों के सामने तरह-तरह की समस्याएँ रखें तो जब बालक उसका समाधान निकाल लेते हैं, तो वो ये भी समझ जाते हैं कि भविष्य में हमें किस तरीके से क्या करना है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो भावी जीवन की समस्याओं को भी हल करना वह सीख जाते हैं। छात्र तथ्यों को संग्रहित व व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। तथ्यों को संग्रहित करते हैं, व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं, तभी तो वो समाधान तक पहुँचेंगे समस्या का, और तथ्यों का एक-एक संग्रहण करेंगे व्यवस्थित रूप से तो। तर्क और चिंतन शक्ति विकसित होती है। ये सभी बालक आपस में एक-दूसरे से तर्क करेंगे, भई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, तो उनकी चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होगा। स्व अध्याय की आदत विकसित होती है। तरह-तरह से जब उसका समाधान निकालेंगे तो तरह-तरह की बुक्स उठाएँगे, उनमें देखेंगे, कहीं किसी से पूछेंगे, तो किसी न किसी करके उसका एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, तो उनमें आदत स्व अध्ययन की आदत का विकास होगा। आत्मविश्वास व प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। जब बालक समस्या का समाधान निकाल लेता है तो उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास जागृत होता है कि हमने मिलकर इतना बड़ा कार्य कर लिया, इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया। इसके जो दोष हैं वो केवल ये है कि केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बड़े बच्चे इस काम को कर सकते हैं, छोटे नहीं कर पाते हैं। पाठ्यक्रम समय पे पूरा नहीं होएगा यदि इसे एक-एक समस्या को लेकर उसका समाधान खोजने के लिए निकल पड़े तो। प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए अध्यापक ऐसा ना होना चाहिए बालकों को समस्या में डाले और उनको भटकने से बचाए। क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव होता है। कितनी बार क्या होता है कि किस टॉपिक के लिए समस्या को लेकर निकले थे, वो कौन-सी समस्या तक पहुँच गए। वो जो अ, इसमें वो रहता है, जिन्नी क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए, उससे कितनी बार उसका अभाव हो जाता है, क्रमबद्ध नहीं रह पाता है। उच्च कक्षाओं में भी केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है। जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे, वो जल्दी ही कहीं किसी न किसी समस्या तक पहुँचेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाएँगे। जो कि कमज़ोर छात्र हैं, वो इसको लेकर बैठे रहेंगे, बहुत समय तक नहीं कर पाएँगे। संतोषजनक परिणामों का इसमें अभाव होता है। समस्या समाधान के पद सोपान। समस्या का चयन करना। सबसे पहले हम समस्या चयन करेंगे कि हमारे सामने समस्या है क्या? फिर इसका महत्व स्पष्ट करना कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंस दे जिसलिए इसका समाधान निकालना आवश्यक हो। परिकल्पना निर्माण करना। जब हमारे सामने समस्या हो गई, उसका महत्व हो गया कि हाँ, ये कोई समस्या है, इस पे वर्क करना बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए एक परिकल्पना तैयार की जाती है। एक परिभाषा तैयार की जाती है कि हमें इस तरीके से एक नियम पे चलना है। तथ्यों का एकत्रीकरण करना। जब इतना कुछ हो जाता है तो हम तथ्य इकट्ठे करते हैं, ऑफ़िस में जाके, घर पे जाके, विद्यालय में, समाज में जाके, सब जगह से कुछ न कुछ उसका जो मटेरियल है
वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे, उसका ध्यान देखेंगे और लास्ट में उसका मूल्यांकन करेंगे। अगली जो विधि है वो है समाजमिति सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। इसके प्रवर्तक थे J.L. मोरेनो। इस विधि द्वारा बालकों में सामाजिकरण का पता लगाया जाता है। यह विधि सामाजिकता के गुणों को मापने की सर्वोत्तम विधि है वेस्ले के अनुसार। सामाजिक अभिव्यक्ति एक ऐसा आदर्श है जो शिक्षण में एक ऐसे प्रयोग की कल्पना करता है जिसमें कक्षा के समस्त छात्र सहयोग व सद्भावना से ज्ञान अर्जित करते हैं। बाइनिंग और बाइनिंग के अनुसार सामाजिक अभिव्यक्ति विधि सामाजिक वाद विवाद व समूह अत्यात्मकता का ही रूप है। निर्देशक निरीक्षण और आदेश दोनों देता है। इसके गुण, इस विधि में छात्रों के समूह बनाए जाते हैं। किस विधि में पढ़ रहे हैं हम? समाजमिति सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में छात्रों के समूह बनाए जाते हैं अतः परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। जब समूह बन जाएंगे 5 या 10 का एक ग्रुप बना दिया जाएगा तो उन्हें ये पता है कि हमें जो भी कार्य करना है समूह में एक दूसरे के साथ रहकर करना है तो एक दूसरे का सहयोग अवश्य भी होगा। छात्रों में तर्क चिंतन शक्ति का विकास होगा, नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। बालक नेतृत्व करना सीख जाएंगे कि हाँ इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक दूसरे को बताएंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर कार्य करेंगे। छात्र स्वयं योजना बनाना सीखते हैं। छात्र स्वयं इसमें योजना बनाना से प्लानिंग करना सीख जाते हैं। प्रजातांत्रिक गुण उसमें विकसित हो जाते हैं और समूह में कार्य करने को प्रोत्साहन मिलता है। छात्र विचार विमर्श भी करना सीख जाते हैं, स्वयं विचार विमर्श करते हैं क्योंकि इसमें छात्रों में नेतृत्वशीलता का गुण विकसित होता है। दोष, इस विधि में छात्र व्यर्थ वाद विवाद में अपना समय नष्ट कर देते हैं। कितनी बार समाज के किसी भी बिंदु पर हल निकालते वक्त इधर उधर के भटकाव आ जाते हैं और वे व्यर्थ के वाद विवाद में अपना समय नष्ट कर देते हैं। इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि मुख्य पात्र की भूमिका वाले छात्र ही समस्त कार्य संचालित करता है जबकि अन्य छात्रों की भूमिका गौण रह जाती है। इसमें कितना मुख्य पात्र जो छात्र होगा, मुख्य पात्र होगा, उसी की भूमिका करने वाला तो आगे रह जाता है और बाकी पीछे रह जाते हैं। निरीक्षण अवलोकन विधि, इसके जनक है वाटसन। निरीक्षण का अर्थ है किसी घटना वस्तु या स्थिति का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना। इस विधि से छात्रों के निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। गुण, इस विधि में छात्र अध्यापक के निर्देशन में विषय वस्तु का अवलोकन करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि में छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न कर उनकी निष्क्रियता दूर की जाती है। इस विधि से छात्रों में अमूर्त विचारों को समझने में सफलता मिलती है। इस विधि द्वारा छात्रों में निरीक्षण, तुलना, अंतर, कल्पना, तर्क, चिंतन आदि मानसिक शक्तियों का विकास होता है। दोष, शिक्षक के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, समय व धन की अधिक आवश्यकता होती है। नोट, यह विधि प्राथमिक स्तर पर भूगोल व स्थानीय पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। इसके बाद आती है पर्यटन विधि, क्षेत्रीय भ्रमण विधि या सरस्वती यात्रा, कुछ भी कह सकते हैं तीनों में से। इसके प्रवर्तक है पेस्टोलॉजी। पर्यटन विधि का मूल आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। छात्रों में निरीक्षण अवलोकन शक्ति का विकास होता है, अपनी आंखों से देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो आंखों से देखी है, हमने कुछ होते हुए देखा है, जैसे हमने ऑयल मिल देख ली या कोई फैक्ट्री देख ली बड़ी सी, तो हम वहाँ पर चल के गए, हमने उसे ऑयल निकलते देखा, बड़े बड़े वो देखे, उसके मशीनें देखी जिस किस तरह से रोटेट करती है, कहाँ तेल इकट्ठा होता है, तो हमने स्वयं उसे अनुभव किया वहाँ पे जाके। यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है और उसके बारे में जब हमने क्रिया होते हुए सब कुछ देखा तो वो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर ही आधारित है। अध्यापक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। अध्यापक सिर्फ बताता है कि इस तरीके से यूं है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बाकी छात्र इसमें स्वयं गति करते हैं। छात्रों में सामाजिक सहयोग और समन्वय की भावना का विकास होता है। बालक इसमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। छात्र प्राकृतिक, सामाजिक और औद्योगिक स्थानों पर भ्रमण करके मनोरंजन, सौंदर्य अनुभूति एवं ज्ञान प्राप्त
करते हैं। यदि हम किसी सामाजिक स्थल पर ले गए या औद्योगिक स्थानों पर ले गए या प्राकृतिक छटा के बीच में ले गए, तो वहाँ पर इस तरह का ज्ञान प्राप्त होगा बालकों को कि यदि हम यहाँ पे हिल स्टेशन पे आए हैं तो यहाँ का वातावरण कैसा है, टेम्परेचर कितना है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, या किस किस तरह के उद्योग लगे हुए हैं, सारी बातें वो उसमें देखता है। इस विधि के द्वारा ज्ञान को पूर्णता प्राप्त होती है। पर्यटन विधि के सोपान: शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, पर्यटन के स्थान का चयन करना, पर्यटन की तैयारी व संगठन, मूल्यांकन, लेखा जोखा व प्रतिवेदन। ये विधि भूगोल शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। पेयर ग्रीव के अनुसार भूगोल शिक्षा का अधिकांश ज्ञान मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों के द्वारा होता है। ये बात पर्यटन विधि के लिए कही गई है। प्रादेशिक विधि: इसके जनक है हर्बर्टसन। ये विधि भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन प्राकृतिक आधार पर करती है। ये विधि भौगोलिक दशाओं मानव के जीवन के अंत संबंधों को भी स्पष्ट करती है और ये भूगोल शिक्षण के लिए उपयोगी है। स्रोत संदर्भ विधि: यह विधि इतिहास को जानने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अतीत द्वारा छोड़े गए अवशेष चिन्ह स्रोत कहलाते हैं, जैसे शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, औजार, बर्तन आदि। गुण: यह विधि विषय के उच्च स्तरीय ज्ञान और शोध कार्य में रुचि उत्पन्न करने में सहायक है। इसके द्वारा छात्रों में स्रोत को संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। विषय वस्तु सरल, सहज और बोधगम्य हो जाती है। सामाजिक शिक्षण के नवीन व्यवहार: पात्र अभिनय या नाट्यकरण विधि या रोल प्ले। अभिनय का अर्थ भूतकाल अथवा वर्तमान की ऐसी स्थिति को क्रिया एवं जीवन देने से है जिसके द्वारा बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। कोई भी एक मुद्दा ले लो, जैसे एस्किमो बालक है तो एस्किमो लोग कैसे रहते हैं, इग्लू का घर बना के रहते हैं, रेनडियर नाम के कुत्ते चलते हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनका घर कैसे होता है, बर्फ के बने होते हैं, कितने टेम्परेचर पे वो रहते हैं। इस तरह से बालक क्या करते हैं, उसका नाटकीयकरण कर सकते हैं, पात्र अभिनय करके समझा सकते हैं। संवेदनाओं तथा सामग्रियों के प्रदर्शन का सर्वोत्तम उपाय अभिनय विधि है। इस विधि में छात्र परिस्थिति के अनुसार पात्र जैसा व्यवहार करता है, उसी के समान हाव भाव प्रदर्शित करता है। इस विधि का मनोवैज्ञानिक आधार करके सीखना है। इस विधि के द्वारा सामाजिक कौशलों का विकास सरलता से किया जा सकता है। इसके द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके जो दोष है, इसमें वातावरण कृत्रिम होता है। मैंने ओरिजिनल वातावरण पे जाके समझाना तो कठिन है, इसलिए एक नाटकीकरण रूप प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के माध्यम से जो बताया जाता है उन्हीं पात्रों को, जैसे यदि किसी राजा के बारे में बताना हो, अकबर के बारे में बताना हो, तो एक पात्र एक बालक अकबर बनेगा, बाकी उसके आसपास का जो स्टेज और वातावरण है वो वैसा तैयार किया जाएगा। कुछ उसके सेनापति होंगे, कुछ सैनिक होंगे, कुछ उसके पिताजी, माताजी, अन्य भाई वगैरह सब होंगे। सभी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण इस विधि से संभव नहीं है। भाई सभी प्रकार के विषय इस तरह के नहीं होते जिनका नाटकीकरण किया जा सके। पात्राभिनय विधि के रूप प्रकार: संरचना सहित लेख। साधारण अभिनय जिसमें विषय वस्तु को आधार मानकर अभिनय किया जाता है, जैसे लकड़ी का घोड़ा बनाकर बालक घुड़सवार का अभिनय करता है। घुड़सवार के अपने हाथों से टिक 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 करता हुआ बालक ये इशारा करता है कि मैं घोड़े पे सवार हूँ और देखो मैं उस पे आगे जा रहा हूँ। पेजेंट: जुलूस किसी घटना ऐतिहासिक काल का विस्तृत प्रदर्शन पेजेंट अभिनय कहलाता है। किसी घटना का, जुलूस का या किसी ऐतिहासिक काल के विस्तृत प्रदर्शन जो होता है वो पेजेंट अभिनय कहलाता है। मूक अभिनय या भी झांकी: इसमें पात्र मौन रहते तथा उनके अंग संचालन की भाव अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। झांकी शब्द फ्रांसीसी भाषा के टबुलू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है चित्र। छाया अभिनय: इसमें किसी सफेद पर्दे पर पीछे से प्रकाश डालकर छाया द्वारा अंग संचालन, गति आदि भागों को स्पष्ट किया जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क झंझावती, मस्तिष्क विप्लव विधि भी कहते हैं इसको, और इसके प्रवर्तक है ऑसबॉर्न। ये शैक्षणिक जगत में नवीन नवाचार अभ्यास है। यह एक ऐसी व्यू रचना है जो मस्तिष्क में हलचल व झंझावत उत्पन्न करती है, यानी कि आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक
क्या है ये चीज़। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में काल्पनिक व सृजनशील भावना का विकास करना है। बच्चों के को करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि तुम इस काम को करो, तो बच्चे उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, उस पे सोचते हैं, कुछ नया सृजन करते हैं। ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि बालकों को अंतःक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सके। अतः इस विधि में छात्रों से अपसारी यानी कि विस्तृत या बड़ा चिंतन करने को कहा जाता है कि कोई बड़ी सोच रखो और उस तरीके से कार्य करो। इसके जो गुण हैं, सृजनशीलता के विकास में सहायक है, सामूहिकता की भावना का विकास होता है, ज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, समस्याओं का मौलिक समाधान संभव है, अपसारी चिंतन के विकास में सहायक है। शिक्षण सहायक सामग्री, इसके 3 प्रकार होते हैं: दृश्य, श्रव्य। श्रव्य रेडियो, टेप रिकॉर्ड, लिंगाफोन और दृश्य श्रव्य टेलीविज़न, कंप्यूटर। सबसे पहले लेंगे हम दृश्य को, जिसमें होती है प्रत्यक्ष वस्तुएँ जो हमें दिखाई दे जाती है। मॉडल, नमूना या प्रतिरूप, चित्र, रेखाचित्र, चार्ट, प्लेनर बोर्ड, मैजिक लैंटर्न, जादू की छड़ी, एपिस्कोप, डायस्कोप, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, श्यामपट्ट। कक्षा में शिक्षक का परम मित्र श्यामपट्ट ही होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शिक्षण विधियाँ समझ में आई होगी और इसे ध्यान से सुनकर आपने ज्ञान का अर्जन किया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।